हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिची जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, वर्ल्ड इस वक्त एक मेजर क्राइसिस देख रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के रूप में, और इस क्राइसिस का इम्पैक्ट भी इंडिया पर काफ़ी पड़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया एक लूज लूज पोजीशन पर आ गया है, जहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस वॉर के चलते इंडिया को बहुत सारे फ्रंट्स पर लूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया पर यूएसए द्वारा, यूरोपियन यूनियन द्वारा और भी कई देशों द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, जहां पर वो कहते हैं कि इंडिया को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, रशिया को आइसोलेट करने में, अलग करने में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर क्यों इंडिया एक लूज लूज पोजीशन पर आ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या एफर्ट्स डाले हैं रशिया को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया का प्रो रशियन स्टांस। फिर हम देखेंगे क्या डिलेमाज हैं, क्या परेशानियां हैं इंडिया के सामने, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो है लूज लूज पोजीशन का इंडिया के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या एफर्ट्स डाले गए हैं वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा इस वॉर को रोकने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रशिया के खिलाफ एक गठबंधन बनाया जा रहा है, एक कोएलिशन बनाया जा रहा है यूएन में। यहाँ पर यूएन के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया ने अपने वीटो पावर का यूज किया, और वहां पर हमको कुछ आउटकम देखने को नहीं मिला, क्योंकि रशिया यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसलिए उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। इसको देखते हुए यूएसए ने और यूरोपियन देशों ने यह स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एब्सेंट रहा। इसी को देखते हुए यूएसए और बाकी यूरोपियन देश इंडिया पर प्रेशर बना रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूएसए और बाकी यूरोपियन देश मिलकर सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रतिरोध लगा रहे हैं रशिया पर, ताकि रशिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़े। यहाँ पर रशिया को स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम से कट ऑफ भी कर दिया है। स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है जो इंटरनेशनल बैंक्स के बीच ट्रांजैक्शन को देखता है और अश्योर करता है कि फंड ट्रांसफर इजीली हो जाए, और अगर कोई देश इसका पार्ट नहीं होता है तो वो ट्रेड पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर काफी असर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रशिया की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ेगा इस एक्शन से। और यहाँ पर हम देखते हैं यूएसए, जर्मनी और बाकी और भी देश यूक्रेन को फोर्सेस तो नहीं दे पा रहे हैं, मगर उनको वेपन्स दे रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें और रशिया के अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एफर्ट्स हैं जो वर्ल्ड कंट्रीज लगा रही हैं रशिया को रोकने के लिए और रशिया यूक्रेन को वॉर को खत्म करने के लिए। आइए अब हम समझते हैं हमको क्यों एक प्रो रशियन स्टांस देखने को मिलता है इंडिया का। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया और रशिया बहुत अच्छे पार्टनर्स रहे हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशंस एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर है। आज़ादी के टाइम से ही रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है, और रशिया हमारे लिए एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर भी रहा है। यहाँ पर इंडिया के लिए रशिया की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि रशिया फ्रेंड है इंडिया का, जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, रशिया, यूएसए, चाइना, यूके एंड फ्रांस। इन 5 मेंबर के पास ये पावर होती है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वोट को रोक सकते हैं वीटो कर। फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर नहीं है, इसलिए उसको रशिया का सपोर्ट लगता है कुछ क्रूशियल इश्यूज पर, जैसे कि कश्मीर के इशू पर लगातार रशिया ने सपोर्ट करा है इंडिया का इन काउंसिल मीटिंग्स में, इसलिए यहाँ पर इंडिया साइलेंट है इस मैटर पर। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक एग्रेसिव रशिया इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएसए की है और यूरोपियन देशों की है। इसलिए यहाँ पर इंडिया अपने आप को दूर रखना चाहता है इस क्राइसिस से। और एक और पहलू जो इस क्राइसिस का है वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, नेटो एक मिलिट्री संधि है, ये संधि लगभग 30 देशों के बीच में है, और नेटो एक बहुत बड़ा इशू है इस वॉर का। यहाँ पर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जा रहा था और रशिया इसके बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी नाटो मेंबर पर अगर कोई कंट्री अटैक करती है तो पूरे 30 देश मिलकर उस कंट्री को जवाब देते हैं। इसलिए यहाँ पर रशिया चाहता है कि कोई भी नेबरिंग कंट्री उसकी नाटो मेंबर ना बने। इसलिए नाटो मेंबरशिप का एक सबसे बड़ा इशू है रशिया के लिए और अमेरिका के लिए, और इस इशू पर इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया इन मुद्दों से दूर रहना चाहता है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से इंडिया आउटराइटली जाकर रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करनी पड़ेगी कि ये क्राइसिस वर्ल्ड लेवल पर चल रही है, इसलिए यहाँ पर इंडिया को एक स्टांस लेना भी जरूरी है। मगर इंडिया के सामने कुछ डिलेमाज हैं, कुछ परेशानियां हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। आइए अब हम समझते हैं क्या डिलेमाज है इंडिया के सामने जिस वजह से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं ले पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या इंडिया के लिए रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, बल्कि चाइना है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना है, और चाइना से डील करने के लिए इंडिया को यूएसए
और रशिया दोनों की जरूरत है। चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है और वो इस वक्त यूएसए को टक्कर देना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में चाइना और रशिया बहुत क्लोज आए हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हुए दिखते हैं और यहाँ पर ये दोनों मिलकर यूएसए को चैलेंज करना चाहते हैं और ये सबसे बड़ा कंसर्न रहे इंडिया के लिए। यहाँ पर हमको ये बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इंडिया और यूएसए पिछले कुछ सालों में काफी क्लोज आए हैं। यूएसए और इंडिया मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यूएसए ने इंडिया का काफी जगहों पर साथ भी दिया है और हमने देखा है कि इंडिया और यूएसए के बीच डिफेंस डील्स भी काफी साइन हुई हैं। डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर भी डील साइन हुई हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील साइन हुई हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसए इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों के चलते ही इंडिया यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है अपने आप को रशिया और यूएसए के बीच, क्योंकि इंडिया को रशिया की भी जरूरत है और यूएसए की भी जरूरत है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इंडिया को आखिर रशिया की क्यों जरूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के नेबरहुड में चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पर अब तालिबान का कब्जा है, ये तीनों कंट्रीज इंडिया के लिए एक ट्रबल पैदा करती हैं और इस नेबरहुड को संभालने के लिए इंडिया को रशिया की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर इंडिया रशिया के साथ अच्छे संबंध चाहता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल एशिया का। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज रशिया से काफी क्लोज हैं और क्योंकि ये कंट्रीज रिसोर्सेज में काफी रिच हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिया को इनके साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, अपने रिलेशंस इंप्रूव करने हैं और इन सब बातों को इंप्रूव करने के लिए रशिया की जरूरत पड़ती है इंडिया को। रशिया ने इंडिया को यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बनाया था 2016 में। ये सब बातें बताती हैं कि इंडिया के लिए रशिया कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया को यूएसए की क्यों जरूरत है। यहाँ पर इंडिया को यूएसए की सबसे ज्यादा जरूरत है इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना ने अपना प्रेजेंस काफी बढ़ाया है। यहाँ पर हमने देखा है चाइना ने इंडियन ओशियंस में काफी जगह अपने सी पोर्ट्स बनाए हैं, जहां पर उसने अपनी नेवी को भी तैनात किया है। ये चीज हमको देखने को मिलती है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के तहत, जहां पर म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफ्रीका के कुछ देशों में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों पर चाइना सी पोर्ट डेवलप कर रहा है और अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय कर रहा है। और यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को यूएसए की जरूरत है। यहाँ पर इंडिया ने यूएसए के साथ मिलकर रिसेंटली क्वाड बनाया था, जहां पर इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा इंडिया के लिए रशिया और यूएसए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करना पड़ रहा है दोनों देशों के बीच। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आखिरकार इंडिया लूज लूज पोजीशन में कैसे आता है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि यूक्रेन पर अगर रशिया हमला कर सकता है तो आने वाले समय में चाइना को भी ये पावर मिलेगी, चाइना के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए किसी छोटे देश पर हमला कर सकता है। तो यहाँ पर रशिया एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने, जहां पर कोई भी अथॉरिटेरियन कंट्री किसी डेमोक्रेटिक कंट्री पर अटैक कर सकती है, अपने से छोटे कंट्री पर अटैक कर सकती है। और अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर देखा जाए तो रशिया इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है और इन सैंक्शंस की वजह से इंडिया और रशिया के बीच जो डिफेंस डील्स हैं वो रुक जाएंगी, उनमें कुछ डिले आएगा और इस वजह से इंडिया के डिफेंस पर भी असर पड़ सकता है। एक और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जा रहा है वो यह है कि रशिया और चाइना और क्लोज आ जाएंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा दिनों तक बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड के सामने और जितनी ये क्राइसिस बढ़ेंगी उतना चाइना और रशिया क्लोज आएंगे, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पर यह बात भी नोटिस की गई है कि जैसे जैसे यूएसए और रशिया की राइवलरी बढ़ेगी, उनके बीच में टेंशंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे यूएस का फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा इंडो पैसिफिक से और चाइना से। और ये चीज भी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिया को जरूरत है यूएसए की इंडो पैसिफिक रीजन में। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की ग्लोबल इमेज को, वर्ल्ड इमेज को यहाँ पर धक्का लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी कंट्रीज का कहना है कि इंडिया ने एक प्रो मॉस्को यानी कि प्रो रशियन पोजीशन ली है इस पूरी क्राइसिस में और कहीं ना कहीं इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशियन अटैक को यूक्रेन पर। तो यहाँ पर यह बात उठाई जा रही है कि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को चुना है, ना कि अपने प्रिंसिपल्स को चुना है। जो इंडिया के प्रिंसिपल्स रहे हैं वर्ल्ड पीस के और इंटरनेशनल ऑर्डर के, उसको इंडिया ने साइडलाइन किया है और इंडिया ने यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चुना है। इसलिए इंडिया रशिया के खिलाफ आउटराइटली आकर कुछ नहीं बोल रहा है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया से पूछ रही है वो ये है कि इंडिया अगर आने वाले समय में अपने आप को एक लीडिंग पावर देखता है वर्ल्ड में, तो वो कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस पर चुप रह सकता है, जिसका इम्प्लीकेशन पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी पर है, पूरी दुनिया पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो रशिया के अगेंस्ट कुछ बोले, और दूसरी तरफ यहाँ पर यह बात भी उठाई जा रही है कि इंडिया अगर चुप रहता है तो ये माना जाएगा कि इंडिया ने एक्टिवली सपोर्ट करा है एग्रेसिव ग्रुप को, जहां पर एक बड़ी नेबरिंग कंट्री अपनी मिलिट्री के दम पर छोटे डेमोक्रेटिक देश पर अटैक कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स बताते हैं कि इंडिया पर काफी प्रेशर है बाकी वर्ल्ड कंट्रीज का। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिप्लोमेटिकली एक स्टांस ले जहां पर उसकी वर्ल्ड इमेज भी बच सके, और वो साथ साथ ये बात इंश्योर करे कि वो रशिया और यूएसए के बीच बैलेंस बनाकर रखे। तो फ्रेंड्स, रशिया और यूक्रेन का वॉर एक डिप्लोमेटिक चैलेंज लेके आया है इंडिया के लिए। आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा इंडिया का क्या स्टांस रहता है इस क्राइसिस पर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।